We are one team with one dream. We from Motherson Automotive Technology and Engineering, which is located in Tapukura, Rajasthan. we are here presentation of Chintan. Now team introduction. Myself Pawan. myself Suresh, Myself Pankaj. Myself Geeta. Myself Bhavna. myself Dasrath, my team facilitator Mr. Neeraj Tomarji and coordinator Mr. Pradeep Sharmaji. Now project information. Project started. 28 June 2024. Project number 4. Meeting day time every Monday 3 to 4 p.m. Area Injection molding road attendance 100%. Now customer Honda Car India Limited। सबसे पहले हमारी टीम ने अपने वर्किंग एरिया में आने वाली सभी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट किया और उन्हें ए बी सी कैटेगरी में डिवाइड किया। जहां हमने देखा ए कैटेगरी में 16 प्रॉब्लम, बी कैटेगरी में 15 प्रॉब्लम और सी कैटेगरी में 9 प्रॉब्लम निकलकर सामने आई। उसके बाद एक कैटेगरी की सभी समस्याओं को हमने लिस्ट आउट किया है और पोस्ट को आधार मानकर हमने उनकी रैंकिंग किया है, जिसमें ग्रैब हैंडल फ्रंट का रिजेक्शन ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमारी टीम ने उस पर कार्य करने का निर्णय लिया। सुरेश जी रिजेक्शन क्या होता है? वह पार्ट जो हमारा सेट स्टैंडर्ड पैरामीटर को मीट नहीं कर पाता वह पार्ट रिजेक्ट कहलाता है। आइए अब रिजेक्शन के प्रभाव को भी समझ लेते हैं। क्वालिटी में, पार्ट की क्वालिटी रिड्यूस होगी, पोस्ट में, प्रोसेस कॉस्ट इंक्रीज होगी, डिलीवरी में, डिलीवरी टाइम इंक्रीज होगा, मोरल में हमारी टीम का मोरल डाउन होगा और सेफ्टी में एक्सीडेंट का चांस बढ़ सकते हैं। ग्रैब हैंडल में किस डिफेक्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, इसे जानने के लिए हमने पैरेट एनालिसिस किया, जहां हमने पाया कि सिंक मार्क और एयर बबल की प्रॉब्लम लगभग 80% कंट्रीब्यूट कर रहा है। अतः हमारी टीम ने इसी पे कार्य करना स्टार्ट किया। इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट का टाइटल बना ग्रैब हैंडल फ्रंट टू एक्स से होने वाले रिजेक्शन को कम करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज का दौर हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क का है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने अपने टारगेट को भी कुछ स्मार्ट तरीके से किया है, जिसमें यस फॉर स्पेसिफिक, एफ फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक, टी फॉर Time out। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो पीपीएम 24,206 चल रहा था उसको 50% कम करके 12,453 पे लाने का लक्ष्य निर्धारित किया। ओह नो भावना, इतना रिजेक्शन, ये तो कस्टमर एंड पे भी जाता होगा, कस्टमर एंड पे जाएगा तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं गीता, कस्टमर एंड पे जाएगा तो गाड़ियों में संभल लिया होगा, गाड़ियों में संभल लिया होगा तो हमारे कस्टमर की लाइन रुक सकती और हमारी कंपनी में भारी पेनल्टी लग जाएगी। अरे नहीं गीता, अभी तक ये हमारे कस्टमर तक नहीं पहुंचा है। इसको तो हमने इन हाउस ही पकड़ा है और हमारी टीम ने इसी पर कार्य करना स्टार्ट किया है। आइए अब मैं आपको ग्रैब हैंडल फ्रंट बैक से एप्लीकेशन के बारे में बताता हूँ। ग्रैब हैंडल फ्रंट बैक से इंजेक्शन मोल्डिंग व गैस मोल्डिंग द्वारा बनाया गया प्लास्टिक का वह पार्ट है जो होंडा कार द्वारा बनाई गई गाड़ी के डोर में असेंबल होता है, जो कि डोर को ओपन एंड क्लोज एंड विंडो को अप एंड डाउन का कार्य करता है। क्वालिटी सर्किल के प्रोजेक्ट को समय से पूरा करने के लिए हमने अपनाया है और कृषि के 12 स्टेप को ध्यान में रखते हुए इसी पर कार्य करना स्टार्ट किया। आइए अब हम इंजेक्शन मोल्डिंग के प्रोसेस फ्लो को भी समझ लेंगे। सबसे पहले पीवीसी से प्लान मिलता है, स्टोर से रॉ मटेरियल इशू कराते हैं, उसके बाद बोल और करते हैं, उसके बाद प्रोसेस पैरामीटर सेट करता है उसके बाद पार्ट क्वालिटी बात के ऊपर करके मास प्रोडक्शन रनिंग कर देते हैं और हमारा प्रोग्रामेटिक एरिया है ड्यूरिंग प्रोडक्शन। उसके बाद हमारी टीम ने डाटा का एनालाइज करना शुरू किया, जिसमें हमने पाया शिफ्ट वाइज प्रोडक्शन, नो सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन, नो सिग्निफिकेंट वाइज मेन पावर डाटा, नो सिग्निफिकेंट वाइज मशीन साइकिल है, नो सिग्निफिकेंट वाइज रिजेक्शन डाटा, नो सिग्निफिकेंट मंथ वाइज मशीन डाउन, नो सिग्निफिकेंट उसके बाद सिंक मार्क के सभी पॉसिबल कोड को समझने के लिए हमने बनाया इस कोड डायग्राम। हमने पाया मशीन में 3 कोड, मेन पावर में 3 कोड, मटेरियल में 2 कोड, मेथड में 4 कोड। ऐसा हमने एक अवर के लिए भी किया है। इसके बाद हमने सब कोच का 1 बाय 1 वैलिडेशन करना स्टार्ट किया। जो कोच हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार मिले उन्हें वैलिड और जो कोच हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस के अनुसार नहीं। स्किल टेस्ट लिया और स्किल मैट्रिक्स के अनुसार सभी ऑपरेटर स्किल थे, सो इसको जी इनवैलिड। सबकोच नंबर 2 का वैलिडेशन करने के लिए हमारी टीम मशीन पर गई और ऑपरेटर से डिस्कस करने में पाया कि हेल्थ एंड फटीग की कोई समस्या नहीं है, सो दिस कॉज इज इनवैलिड। सबको नंबर 3 में हम मशीन मेटल डिग्रेड के वेल्डेशन को चेक करने के लिए हमारी टीम मशीन पर गई। मशीन के बैरल का टेंपरेचर चेक किया तो एज पर एसएमसी ओके मिला, सो दिस कॉज इज इनवैलिड। सब कोच नंबर 4 का वैलिडेशन करने के लिए हमारी टीम मशीन पर गई। जब मोड़ के कोर और कैविटी का थर्मोग्राफी कैमरे से टेंपरेचर चेक किया तो हमने देखा कि किसी किसी जगह पर सेट टेंपरेचर से एक्चुअल टेंपरेचर अधिक आ रहा है, सो दिस कॉज इज वैलिड। इसी प्रकार से सर्वोच्च नंबर 11 का वैलिडेशन करने के लिए हमारी टीम मशीन पे गई और हमने मोड के कोर और कैविटी के जब एयर बैंड चेक किया तो कुछ एयर एनवलप तथा कुछ लोअर पैनल मिले, सो दिस कॉज इज वैलिड। समस्याओं का तो हमें पता चल गया, समस्याओं का हमें पता चल गया, समस्याओं की जड़ तक हम कैसे जाएंगे। समस्याओं की जड़ तक जाने के लिए हमारी टीम ने क्वालिटी सर्किल की महत्वपूर्ण टेक्निक वाई एनालिसिस का सहारा लिया, जिसमें हमारा पहला वैलिड कोच था मोल्ड का टेंपरेचर हाई होना। भाई क्यों हो रहा था? मोल में वाटर कूलिंग इफेक्ट नहीं थी, इफेक्टिव क्यों नहीं थी? मोड में वाटर सर्कुलेशन फ्री फ्लो नहीं था, फ्री फ्लो क्यों नहीं था? क्योंकि मोल्ड में लूपों की संख्या ज्यादा थी, लूपों की संख्या ज्यादा क्यों थी? मोल में आउटलेट इनलेट की संख्या कम थी, कम क्यों थी? क्योंकि हमारे मशीन का वाटर मैनिफोल्ड इनलेट आउटलेट के सफिशिएंट नहीं था। ये निकला हमारा बस कोच। और हमारा दूसरा वैलिड कोच था कि हमारे मोड के अंदर एयर रुक रही थी। एयर क्यों रुक रही थी? बोलते हैं पूरी तरह बाहर नहीं आ पा रही थी।
पूरी तरह से बाहर क्यों नहीं हो पा रही थी? एयर निकलने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। पर्याप्त समय क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा एयर वेंट ब्लॉक था। एयर वेंट ब्लॉक क्यों थे? एयरवेंट का साइज कम था। साइज कम क्यों था? क्योंकि एयर वेंट की डेप्थ कम थी। यह निकला हमारा सेकंड रूट कॉज। रूट कॉज नंबर 1 में हमने मोल्ड के कोर और कैविटी का अलग अलग पॉइंट पर टेम्परेचर चेक किया तो किसी पॉइंट पर हमें टेम्परेचर ज्यादा मिला, सो दिस कॉज इज एस्टैब्लिश। रूट कॉज नंबर 2 में हमने मोल्ड के कोर एंड कैविटी के कुछ पॉइंट पर एयर वेंट चेक किया, जहां हमने पाया कुछ एयर वेंट ब्लॉक मिले एंड कुछ लोड टॉलरेंस में मिले, सो दिस कॉज इज एस्टैब्लिश। उसके बाद अपनी समस्या को दूर करने के लिए हमारी टीम ने कुछ सुझाव जनरेट किया और उसको कॉस्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमने सुझाव को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया है, जिसमें हमारा पहला रूट कॉज था कि हमारा जो मशीन का मैनिफोल्ड है वो मोल्ड के लिए सफिशिएंट नहीं था। क्यों ना हम मोड में इनलेट आउटलेट की संख्या को रिड्यूस कर दे? हाँ, ऐसा तो हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज। अरे नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा क्या तुम्हारा मोल्ड का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा? So the suggestion? क्यों ना हम मोड के कूलिंग टाइम को बढ़ा दे? एडवांटेज। हाँ, ऐसा तो हम कर सकते हैं। इससे हमारे मॉल का टेम्परेचर रिड्यूस होगा। डिसएडवांटेज। अरे नहीं, ऐसा भी हम नहीं कर सकते। ऐसा क्या तुम्हारी प्रोडक्टिविटी लॉस होगी? So the suggestion? क्यों ना हम मशीन के वाटर फोल्ड में इनलेट आउटलेट की संख्या को इंक्रीज कर दे? एडवांटेज। हाँ, ऐसा तो हम कर सकते हैं। इससे हमारे मॉल में वाटर कूलिंग इफेक्टिव होगी। डिसएडवांटेज। और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी लॉस नहीं होगी। So the suggestion? एक्सेप्टेड। और ऐसे ही हमने बाकी सुझाव को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया है। हमारे सुझाव को लगाने से किसी प्रकार की समस्या तो नहीं होगी। हमने फोर्सिंग रेजिस्टेंस चेक किया और हमने इस समस्या का समाधान किया। उसके बाद जैसा कि आप काउंटर में जो नंबर 1 में देख रहे हैं, हमारी टीम ने मेंटेनेंस टीम की सहायता से मशीन के वाटर मैनिफोल्ड में इनलेट आउटलेट की संख्या को बढ़ाया और उसके बाद मोल्ड से सभी लूपों को हटा करके डायरेक्ट वाटर लगाया। उसके पश्चात जब हमने इसका ट्रायल किया तो हमने देखा जो पार्ट हमारा पर डे 12 आ रहा था, सिंग मार्का में घट करके 8 रह गया और यह ट्रायल हमारा सक्सेसफुल रहा। काउंटर में जो लोग जैसा पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे मोल्ड का जो एयर वेंट का साइज लो टॉलरेंस में आ गया था, उसको हमने कूलिंग डिपार्टमेंट की सहायता से सभी एयर वेंट को अपर टॉलरेंस में करवाया। उसके साथ ही जब हमने इसका ट्रायल किया तो हमारा एयर बबल का 2 दिन में 8 पार्ट आता था वो घटकर 5 रह गया और हमारा ट्रायल भी सक्सेसफुल रहा। सभी सुझाव लगाने के बाद हमारी टीम ने अपने टारगेट को चेक किया तो जो पीपीएम हमारा 24,906 आ रहा था वह घटकर 14,450 हुआ। इससे हमारा रिजेक्शन तो कम हुआ, लेकिन हमारी टीम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई, तो यहाँ पर हमारी टीम थोड़ा हताश हुई। Oh no! प्रयास करो, जब तक है आज प्रयास करो। इसी मंत्र के साथ हमारी टीम ने दोबारा से ब्रेनस्टॉर्मिंग की और अपने सीनियर टीम एक्सपर्ट से डिस्कस करने के बाद 5 सॉल्यूशन दिए, जिसमें से 1 को रिजेक्ट और 4 को एक्सेप्ट किया। सोल्यूशन नंबर 1 में जैसे कि आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं, हमारा डायरेक्ट कूलिंग लगाने से हमारा जो मोल्ड का टेम्परेचर है वो 50 से 60 डिग्री तो आ गया, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट थी 40 से 50 डिग्री की, जो कि अचीव नहीं हो पा रही थी। उसके लिए हमारी टीम ने एक सजेशन दिया कि हम मशीन पर चिलर ऐड करवाएंगे। चिलर ऐड करवाने के बाद जब हमने इसका ट्रायल किया तो हमारा जो दिन में 12 पार्ट रहा था वो 3 रह गया और सिंक मार की समस्या बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई। हमारा चिलर ऐड पर टॉलरेंस चलता रहे, उसके लिए हमने मशीन के पीएलसी के साथ उसको इंटरलिंक किया है। अगर चिलर टॉलरेंस से बाहर जाता है तो हमारी मशीन तुरंत रुक जाती है, जो कि अपने आप में कोका का भी काम कर रहा है। दूसरे सोल्यूशन में हमारी टीम ने मोल्ड का टेम्परेचर चेक करने के लिए मोल्ड की कोर और कैविटी पर थर्मोकोपल लगाई और उसकी पीआईडी मशीन की पीएलसी के साथ इंटरलिंकिंग किया कि जब तक हमारा मोल्ड का टेम्परेचर अंडर टॉलरेंस रहेगा, मशीन ग्रीन लाइट के साथ रनिंग रहेगी और जैसे ही टॉलरेंस अपर या डाउन जाएगा, मशीन रेड लाइट के साथ प्रोडक्शन को रोक देगी, जो अपने आप में एक कोका योगा का कार्य भी करता है। सोल्यूशन नंबर 3 में जैसा कि आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, पहले हम पार्ट को निकालते थे और टेबल के ऊपर रख के इसके बाहरी सरफेस को ठंडा करते थे। हमारा बाहरी सरफेस तो आसानी से ठंडा हो जाता था क्योंकि इसकी वॉल थिकनेस लगभग 2 से 2.5 mm है, लेकिन हमारा जो अंदर का भाग है ये ठंडा नहीं हो पाता था क्योंकि इसका आउटर डाया जो है 40 से 45 mm है और इसके जो थिकनेस है वो लगभग 14 से 12 mm है। इसके लिए हमारी टीम ने अब एयर के माध्यम से पोस्ट मोल्डिंग एयर अप्लाई करना शुरू कर दिया है ताकि अंदर का भाग भी आसानी से ठंडा हो जाए। सॉल्यूशन नंबर 4 में हमने टूल रूम की सहायता से 3D के माध्यम से मोल्ड के फ्लो को चेक किया, हमें यहाँ कोई समस्या नहीं मिली। सभी सॉल्यूशन लगाने के बाद जब हमने अपनी परफॉर्मेंस को चेक किया था, जो दिन का सिंक मार्क का 12 पार्ट आ रहा था वो 3 लगाया और एयर बबल की समस्या जड़ से खत्म हो गई। हमारी टीम द्वारा लगाए गए सभी सॉल्यूशन फ्यूचर में भी प्रॉपर्ली काम करते रहे। इसके लिए हमने 5W1H के माध्यम से स्टैंडर्डाइजेशन किया और इसके लिए हमने FMA को अपडेट किया है, चेकशीट अपडेट कराई, SFC रिवाइज कराई। हमने अपने 2 मॉडल को हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट किया है और अपने अदर यूनिट के साथ इसको शेयर भी किया है। क्वालिटी सर्कल के दौरान हमारी टीम ने 2 काइजन भी किया है। बात करते हैं पहले काइजन की, जैसे बिफोर की पिक्चर में आप देख रहे हैं, पहले हम पार्ट को निकालते थे, टेबल ऊपर रख के बाहरी सरफेस को फैन के माध्यम से ठंडा करते थे। आफ्टर की वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमने लिए हमारी टीम ने उसके लिए पिक्चर बनाया है। हम पार्ट को निकालते हैं, पिक्चर को रखते हैं और उसमें पोस्ट मोल्डिंग एयर अप्लाई करते हैं। एयर अप्लाई के लिए हमने कंट्रोल पैनल लगाया हुआ है। कंट्रोल पैनल और मशीन का जो साइकिल टाइम है हमने मैच करवाया हुआ है। अगर हमारा ऑपरेटर गलती से एयर अप्लाई नहीं करता है तो नेक्स्ट वर्ड की मशीन रुक जाती है क्योंकि इसकी इंटरवेंशन हमने मशीन के साथ किया हुआ है।
जैसा कि आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं, दूसरे काइजर में हमने B4 की पिक्चर में आप देख रहे हैं, जो हमारे पार्ट का ओवर स्पिल था वो बहुत छोटा था, जिस कारण से हमारे पार्ट की थिकनेस अनइवन होती थी। उसके बाद हमारी टीम ने 9.6 mm ओवर स्पिल का साइज बढ़वाया। उसके बाद जब हमने पार्ट की थिकनेस को चेक किया तो यूनिफॉर्म हो गई, जिससे हमारी सिक मार्क की समस्या जड़ से समाप्त हो गई। सभी सॉल्यूशन लगाने के बाद हमारी टीम ने अपने टारगेट को दोबारा रिव्यू किया तो जो पीपीएम हमारा 24,906 आ रहा था वह घटकर 14,450 हुआ और हमारी टीम ने अपने टारगेट को अचीव किया। ये आप लाइव ग्राफ के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्यूसी से पहले, क्यूसी के दौरान और क्यूसी के बाद की स्थिति को दर्शा रहा है, जो हमारी टीम निरंतर मॉनिटरिंग भी कर रही है। यह हमारा बाद का एक्टिव प्लान जो हमने समय के रहते हुए पूरा किया है। क्वालिटी सर्कल को पूरा करने से हमें दो प्रकार का लाभ भी हुआ है। बात करते हैं टेंजिबल बेनिफिट की, तो हमने महीने में 46,956 रुपए की बचत किया है। इसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है, उसको माइनस करके देखें तो हमारा 5,63,472 की न्यू एनुअल सेविंग होती है। इसको हमने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेरीफाई भी कराया है। एंड टेंजिबल की बात करें तो डिलीवरी टाइम इंप्रूव हुआ, प्रेजेंटेशन स्किल इंप्रूवमेंट हुई, मोरल इंप्रूव हुआ, सेल्फ डेवलपमेंट हुआ, हमारा रिजेक्शन कम होने से हमारी मैनेजमेंट खुश हुई है और हमारी टीम को अप्रिशिएट भी किया है। और इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने कुछ QC टूल और टेक्निक भी यूज किया है, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग, एबीसी एनालिसिस, 5W1H। बार ग्राफ, चेक शीट इत्यादि। हमारी टीम के कुछ अचीवमेंट है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। चलो भावना एक बार पूछ लेते हैं ऑपरेटर से भी सर हमारा क्वालिटी सर्कल के बाद में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? हाँ हाँ चलो सर, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? अरे नहीं मैडम, अब तो बहुत आराम हो गया। जो पहले इतनी रिजेक्शन हटाना पड़ता था वो बंद हो गया, क्वालिटी का भी कोई कंसर्न नहीं आ रहा है। वेरी गुड। अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा टूलिंग टीम, मेंटेनेंस टीम और हमारी मैनेजमेंट को, जिन्होंने हमारे क्वालिटी सर्किल को पूरा करने में पूरा सहयोग किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं क्वालिटी सर्कल कंटिन्यू चलने वाली जर्नी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है टू रेड्यूस हाई लंग जनरेशन इन मोल्डिंग शॉप। आपके प्रश्न और सुझाव साधारण आमंत्रित है। धन्यवाद।